नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एमपीपीएससी के भूगोल विषय के वर्ष 2015 से 2019 तक पूछे गए सवालों के बारे में। तो एक नज़र अगर हम डालें तो देखिए, भूगोल में ना वर्ष 2015 में 17 सवाल पूछे गए, 2016 में 15 प्रश्न पूछे गए, 2017 में 12 प्रश्न, 2018 में 18 प्रश्न और 2019 में 15 प्रश्न पूछे गए। तो यह है कि 15 से 20 क्वेश्चन भोपाल मध्य प्रदेश के भूगोल विषय और भारत का भूगोल और अंतर्राष्ट्रीय भूगोल से पूछे जाने का संभावना है वर्ष 2021 के पेपर में। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न ये है कि निम्न में से किस प्रदेश में पिग्मी पाए जाते हैं। यहाँ पे 4 विकल्प दिए हुए हैं: सहारा, कालाहारी, विषुवत-रेखी वन और पम्पास। तो यहाँ पे विषुवत-रेखी वन जो सी विकल्प है वहाँ पाए जाते हैं, क्योंकि कांगो बेसिन जहाँ पे पिग्मी पाए जाते हैं ये विषुवत-रेखी वन में स्थित है। सहारा की बात करें तो ये दक्षिण अफ्रीका का उत्तरी हिस्सा शामिल है जिसमें ये नहीं है, तो इसका विकल्प सी होगा, विषुवत-रेखी वन। और कालाहारी मरुस्थल है, पम्पास घास का मैदान है ना। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है। तो ग्रेट बैरियर रीफ की अगर हम बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी हिस्से पर स्थित है और ये कहाँ है, प्रशांत महासागर में। तो ग्रेट बैरियर रीफ का जो सही विकल्प है वो ए है, प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि अल्फ़ा अल्फ़ा क्या है। इससे पहले एक और क्वेश्चन है कि गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा एवं चीखता साठा क्या है। तो ये एक प्रकार के समुद्री तूफान हैं जो कि समुद्री नाविकों के द्वारा प्रदान किए गए थे मध्यकाल में। तो ये क्या है, सही विकल्प इसका है ए, समुद्री तूफान। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप अगर इसमें खुद से अपना विकल्प देना चाहें तो पहले पॉज करें, उसके बाद आगे बढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ये बेहतर रहेगा आपके लिए। तो गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साठा एक प्रकार के समुद्री तूफान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अल्फ़ा अल्फ़ा क्या है। तो अल्फ़ा अल्फ़ा एक प्रकार की घास है और इसके अलावा कुछ अगर अन्य घासों की हम बात करें तो उनमें CO4, काउपी, सुबाबुल, बकथॉर्न ये सब भी शामिल हैं। एक विशेष प्रकार की घास है, इनमें शामिल कर किया जाता है इनको। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विश्व का काफ़ी पोर्ट कहलाता है। तो विकल्प है ए में साओ पोलो, बी सेंटोस, सी रियो de जेनेरो, डी ब्यूनस आयर्स। तो इसमें जो ए बी सी ये ब्राज़ील में स्थित है और जो चौथा है ब्यूनस आयर्स ये अर्जेंटीना में स्थित है। तो अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। बहरहाल हमसे पूछ रहा है कॉफ़ी पोर्ट, तो कॉफ़ी पोर्ट सेंटोस को कहा जाता है। रियो de जेनेरो ब्राज़ील की बहुत बड़ी शहर है। और खैर इसका जो विकल्प है, इसका सही आंसर है वो है सेंटोस, यानी कि सेंटोस पोर्ट को कॉफ़ी पोर्ट कहा जाता है संसार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो इसका सही विकल्प है बी, आइसोहाइट। यानी कि आइसोहाइट मतलब कि समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा। बात करें आइसोबार, आइसोबार ये समदाब क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा को आइसोबार कहा जाता है। और आइसोथर्म की बात करें तो ऐसे क्षेत्र जिनका समान ताप हो उनको जोड़ने वाली रेखा को आइसोथर्म कहा जाता है। और आइसोहेलाइन यानी कि समान लवणता रेखा वाले लाइन को आइसोहेलाइन कहा जाता है। तो समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा को कहा जाता है, तो कहा जाता है आइसोहाइट, यानी कि इसका बी विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें कि अलकनंदा और भागीरथी मिलती है। तो ध्यान दीजिएगा, अलकनंदा और भागीरथी के संयुक्त रूप को गंगा कहा जाता है और ये कहाँ पे मिलती है, आके देवप्रयाग में। तो इसका विकल्प है बी, देवप्रयाग। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है। तो सबरीमाला मंदिर जो बहुत ही ज़्यादा चर्चित रहा था महिलाओं के प्रवेश को लेकर, तो ये कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है। इसका सही विकल्प है सी, केरल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन 3 देशों से मिलती है। तो मैप याद करिए भारत का, है ना, और आप पाएंगे कि पश्चिमी बंगाल नहीं, 3 जगह से मिलता ही नहीं है ये। और मेघालय की बात करें तो ये भी 3 जगह से नहीं मिलता। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ये 2 जगह से मिलता है, किधर, म्यांमार और चीन से। ठीक है, तो बचता कौन है, सिक्किम। तो इसका सही विकल्प है डी,
यानी कि सिक्किम राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन 3 देशों से लगती है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं कि बैलाडीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो बैलाडीला ये छत्तीसगढ़ में स्थित है ये। तो ये लौह अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में स्थित है ये। तो इसका सही आंसर है विकल्प ए, 29 का ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। तो इसका सही विकल्प है क्वेश्चन नंबर 30, यानी कि अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य की बात करें तो वो है आंध्र प्रदेश। डी विकल्प सही है इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो तालचर या तालचेर भी कहा जाता है, यह प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। तो ये तालचर कहाँ स्थित है? ए बी सी डी, डी विकल्प सही है इसका, उड़ीसा में स्थित है तालचर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि सबसे ज़्यादा जो लवणता है वो तुर्की के वान झील में पाई जाती है। लेकिन यहाँ पे जो विकल्प में वान झील कहीं पे है ही नहीं, यहाँ पे डेड सी है, रेड सी है, हिंद महासागर और अरेबियन सी है। तो इनमें अगर हम बात करें तो इनमें सबसे ज़्यादा जो लवणता पाई जाती है वो डेड सी या मृत सागर में पाया जाता है, और ये मृत सागर कहाँ? जॉर्डन में स्थित है। तो इसका सही विकल्प ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धूपगढ़ की चोटी स्थित है। तो विकल्प पहला है सतपुड़ा रेंज में, बी है मैकाल रेंज में, सी है विंध्य रेंज में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प कौन है? सतपुड़ा रेंज में, यानी कि सतपुड़ा रेंज के महादेव पहाड़ी में धूपगढ़ चोटी स्थित है और ये होशंगाबाद जिले में है धूपगढ़ चोटी, है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है। तो इसमें विकल्प है, ए में है 21 मई, बी में है 21 जून और सी में है 22 दिसंबर, डी में है 25 दिसंबर। तो ध्यान दीजिएगा 21 जून, देखिए 20 जून, 21 जून, 22 जून, ये 3 दिन हैं जो वर्ष के सबसे बड़े दिन होते हैं। अब मतलब ये नहीं है कि कंटिन्यू ऐसा, जैसे कभी किसी साल 20 हो गया, किसी साल 21 हो गया और किसी साल 22 जून, यानी कि जून के 3 दिन जो होते हैं ना, 20, 21, 22, ये वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है। अब ये है कि उस दिन कौन सा होता है। तो इसमें विकल्प क्या है? 21 जून दिया हुआ है, तो 21 जून वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, वैसे 21, 22 और 20 तीनों दिन होते हैं। अगर तीनों दिन दिए हुए हों तो आपको क्या करना है? 22 जून टिक करना है। 22 जून मानक है, लेकिन कभी कभी 21 जून को हो जाता है, कभी कभी 20 जून को भी हो जाता है। तो यहाँ पे जो कि 21 जून दिया हुआ है तो आपको 21 जून करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यह है कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है। तो भैया भूकंप की तीव्रता जो है सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। तो इसका सही विकल्प होगा डी। अब आगे बढ़ते हैं वर्ष 2016 की तरफ। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। चीन, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है, उसके बाद चीन आता है, फिर पाकिस्तान आता है, फिर जाकर नेपाल आता है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है डी, बांग्लादेश। और बांग्लादेश के साथ बात करें तो 4096 किलोमीटर का सीमा रेखा साझा होता है भारत बांग्लादेश के बीच, और चीन के साथ 3488 किलोमीटर। तो इसका सही विकल्प है डी, बांग्लादेश। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। विकल्प दिया हुआ है अनाईमुदी, डोडा बेट्टा, गुरु शिखर, महेंद्रगिरी। तो इसका दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी का पूछ रहा है, तो इसका जो सही जवाब है वो है अनाईमुदी, ए विकल्प। इसका ऊंचाई, ये अनाईमुदी केरल में स्थित है, इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। और डोडा बेटा की बात कर ले तो ये तमिलनाडु में स्थित है और ये 2637 मीटर है, यानी सेकेंड टॉप पे ये है, यानी दूसरी ऊंचाई पे डोडा बेटा है। और गुरु शिखर की बात करें तो ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है, और ये अरावली श्रृंखला, जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसका सर्वोच्चतम बिंदु है, ये राजस्थान में स्थित है ये गुरु शिखर, और इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, ध्यान दीजिएगा। और महेंद्रगिरी पर्वत की बात करें तो ये 1501 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये उड़ीसा में स्थित है महेंद्रगिरी पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। तो कश्मीर घाटी जो स्थित है वो है
वृहद हिमालय एवं पीर पंजाल घाटी के मध्य स्थित है। यानी कि इसका सही विकल्प होगा बी, वृहद हिमालय एवं पीर पंजाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है कि भारत के निम्न राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो नंबर 1 पे है राजस्थान, 2 पे है तमिलनाडु, 3 पे महाराष्ट्र, 4 पे कर्नाटक। अब देखिए सबसे नंबर 1 पे कौन है, यहाँ पे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है राजस्थान का, उसके बाद आता है मध्य प्रदेश, उसके बाद आता है थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र। तो आपको देखना है राजस्थान के बाद क्या महाराष्ट्र, तो 1 और 3 किस में है, 1 और 3 सी में है, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ठीक है, राजस्थान के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक, उसके बाद तमिलनाडु। ये आपको मतलब ये नॉर्मल चीज़ें आपको ध्यान रख सकते हैं कि भाई नंबर 1 पे क्षेत्रफल किसका है भैया, तो राजस्थान का है, नंबर 2 पे मध्य प्रदेश और नंबर 3 पे महाराष्ट्र एरिया वाइज। ठीक है, अब महाराष्ट्र के बाद फिर यहाँ पे देखना है कि 1 और 3 जो विकल्प है ये सिर्फ एक में ही है ना, तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट सी टिक कर देना है इस क्वेश्चन में। और अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान का है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, महाराष्ट्र का है 3,07,713 वर्ग किलोमीटर और कर्नाटक का है 1,91,791 वर्ग किलोमीटर और तमिलनाडु का है 1,30,581 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। तो उस हिसाब से यहाँ पे जो विकल्प है वो सी है। आगे बढ़ते हैं कि भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है, तो ये बैरन द्वीप का जो उद्गम है ये ज्वालामुखी है। इसके अलावा ये ज्वालामुखी अब सक्रिय भी हो गया है, पहले ये असक्रिय था लेकिन अब सक्रिय हो गया है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्न में से कौन सा एक भारत में नीली क्रांति से संबंधित है, तो यहाँ पे है पुष्प कृषि, रेशम उत्पादन, मत्स्य पालन, बागवानी। तो इसका सही विकल्प है ब्लू यानी पानी, नीला, जैसे ना पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, तो नीली क्रांति से मतलब मछली पालन। तो इसका सही विकल्प है सी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ और जान लें कि भारत में ना ये जो नीली क्रांति है इसके जनक डॉक्टर अरुण कृष्णन को कहा जाता है। साथ ही साथ 7वीं पंचवर्षीय योजना में नीली क्रांति को शामिल किया गया था और 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1985 से 1990 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है वो किसका उदाहरण है, तो ये अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है, यानी इसका ए विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये उस समय एक चक्रवात आया था, ये 2016 क्वेश्चन के पेपर की बात कर रहे हैं कि हुदहुद चक्रवात से भारत का निम्न में से कौन सा तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ था। विकल्प है ए आंध्र प्रदेश, बी केरल, सी चेन्नई, डी बंगाल। तो यहाँ पे बिल्कुल आंध्र प्रदेश का जो समुद्री तट है इन राज्यों से थोड़ी ज़्यादा है, तो आंध्र प्रदेश का ही तट प्रभावित ज़्यादा हुआ था हुदहुद चक्रवात से। अब थोड़ी सी हुदहुद चक्रवात की बात कर लें तो ये अक्टूबर महीने में 2014 में आया था, यानी कि 8 से 14 अक्टूबर के मध्य 2014 में आया था। और अब चूँकि चक्रवात से है तो इस साल ये पूछ सकता है, तो देखिए वर्ष 2000 में ना दक्षिण भारत में अम्फन चक्रवात आया था मई महीने में, और इससे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा ज़्यादा प्रभावित हुए थे। और सर्वाधिक प्रभावित की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था अम्फन चक्रवात से। ये मई महीने में आया वर्ष 2020 में। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना हुआ है। यहाँ पे विकल्प है नागार्जुन सागर, राणा प्रताप सागर, विंध्य सागर, रिहंद। तो यहाँ पे जो भैया राणा प्रताप सागर है ना, ये जलाशय चंबल नदी पर बना हुआ है। नागार्जुन सागर की बात कर लें तो ये दक्षिण भारत में स्थित है। दक्षिण भारत में कहाँ, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। हाँ, अब ये तेलंगाना में स्थित है, कृष्णा नदी पर ये नागार्जुन सागर। इसके अलावा रिहंद बांध की बात करें तो इसको गोविंद वल्लभ पंत सागर भी कहा जाता है। इसके अलावा ये जो रिहंद सागर है, रिहंद बांध है, ये भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है, यानी कि आर्टिफिशियल लेक है, और ये रिहंद नदी पर निर्मित है। और रिहंद नदी की बात करें तो सोन नदी की सहायक है। इसका मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार 3 राज्यों को इसका लाभ मिलता है रिहंद बांध से। और चंबल नदी पर अन्य जलाशयों की अगर हम बात कर लें तो चंबल नदी पर कुल 4 जलाशय हैं, जिसे पहला तो राणा प्रताप सागर है ही, दूसरा गांधी सागर है, तीसरा जवाहर सागर, चौथा है कोटा बैराज। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भारत में निम्न में से सबसे बड़ा प्रोत प्रांगण यानी कि शिप यार्ड सब कौन सा है, तो भैया वो कोच्चि है, यानी कि इसका विकल्प बी सही है। और है ना, तो ये जो कोच्चि या कोचीन जो
कोचीन जगह जो है ये सबसे बड़ा भारत का शिपयार्ड या पोर्ट प्रांगण है। जबकि अगर हम सबसे बड़े कंटेनर पोर्ट की बात करें तो सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, जो कि मुंबई में स्थित है और इसे न्हावा सोवा भी कहते हैं। और नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण विद्युत संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका विकल्प है अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ नहीं है ऐसा कोई भी भूतापी विद्युत संयंत्र, तो ये बिल्कुल खटखट हो जाता है। जम्मू कश्मीर में है, अब आपको याद अगर रहता है नहीं रहता है तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो इसका जो सही जो विकल्प है वो है भैया सी, हिमाचल प्रदेश। ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है भूतापी ऊर्जा पर आधारित विद्युत संयंत्र, और इसका नाम है क्या, मणिकरण। और अरुणाचल प्रदेश में मैंने जैसे कहा कि एक भी नहीं है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में छूमाथांग और पूगा नाम से 2 भूतापी विद्युत संयंत्र हैं। और उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में कोई नहीं है। झारखंड में है सूरजकुंड नाम से, और गुजरात में है कैम्बे नाम से, छत्तीसगढ़ में है तातापानी नाम से। ठीक है, भूतापी विद्युत ऊर्जा संयंत्र। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, हिमाचल प्रदेश। और क्वेश्चन क्या है कि भूतापी ऊर्जा पर आधारित मणिकरण विद्युत संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो वो हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो ये पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश की उत्खात भूमि यानी कि वेटलैंड ये किसका परिणाम है? तो ये जो वेटलैंड बनते हैं मध्य प्रदेश में, जिसको बीहड़ क्षेत्र कहा जाता है, जो कि भिंड मुरैना जिला में स्थित है। तो भिंड मुरैना से आपको चंबल नदी याद आएगा। और तो ये किसका परिणाम है? तो ये अवनलिका अपर्दन की वजह से ऐसा होता है। तो इसका सही विकल्प है ए, मध्य प्रदेश की उत्खात भूमि का परिणाम अवनलिका अपर्दन का परिणाम है। इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 1998 में, 72 में, 2001 में, 1985 में। तो इसका सही विकल्प है डी, 1985। भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना 1985 में की गई थी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो वह है कि साइलेंट वैली परियोजना निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो साइलेंट एक पार्क भी है, तो ये कहाँ स्थित है? विकल्प देख लें, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। साइलेंट वैली परियोजना केरल राज्य से संबंधित है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है। तो भारत की जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है इसके बारे में है ना, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता, दिल्ली झांसी बेंगलुरु कन्याकुमारी, श्रीनगर दिल्ली कानपुर कोलकाता, और पोरबंदर बेंगलुरु कोलकाता कानपुर। तो अब जो स्वर्णिम चतुर्भुज है तो बड़े बड़े शहरों को जोड़ेगा, तो दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता को जोड़ती है। तो इसका विकल्प जो है सही विकल्प वो ए है, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता। अब इसके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लें स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की। तो ये भारत की सबसे लंबी, बड़ी और विश्व की, ये मतलब भारत की सबसे बड़ी है और विश्व की 5वीं सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। इसके अलावा इसको वर्ष 2001 में भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा शुरू किया गया था, और वर्ष 2012 में ये जाके कंप्लीट हुआ। और इस चतुर्भुज की लंबाई, इस राजमार्ग की कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है। इसके अलावा ये जो परियोजना है ये 13 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता को। अब आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं वर्ष 2017 के सवालों पर, जिसमें से 12 क्वेश्चन पूछे गए थे भूगोल विषय से, है ना। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता? अजरबैजान, ईरान, इराक, कजाकिस्तान। तो इसका जो सही विकल्प है वो है सी, इराक। इराक जो है कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता। कैस्पियन सागर से 5 देशों की सीमा लगती है, जिसमें पहला ईरान है, दूसरा रूस है, तीसरा कजाकिस्तान है, उसके बाद तुर्कमेनिस्तान है और अजरबैजान है। तो इस सवाल का सही जवाब है कि कैस्पियन सागर से इराक, यानी कि ऑप्शन सी सही है, जो कि सीमा नहीं बनाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं
कि कयाल क्या है। तो कयाल जो है ये केरल के लैगून है, थोड़ी सी धरती से ऊंचे उठे हुए क्षेत्र होते हैं जहाँ पे समुद्र के पानी आके जमा हो जाता है और ये झील जैसा संरचना बन जाता है, जिसको कयाल कहा जाता है दक्षिण भारत की तरफ। और ये सिर्फ केरल में है, यानी कि मालाबार तट में है ये, नॉट दक्षिण भारत बल्कि मालाबार तट। ठीक है, तो जो कयाल है ये केरल के लैगून है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही जवाब है वो है डी, केरल के लैगून। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। पहला है कैनियन, उसका संरचना नदी से बनता है। बी ज्यूगेन वायु, सी इंसेलबर्ग हिमनद, डी मोरेन हिमनद। तो इन्हें देखना है कौन सा जो संरचना है वो सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए कैनियन की बात करें तो ये नदी के द्वारा बनता है, सही है। ज्यूगेन की बात करें तो ये वायु से बनता है, ये भी सही है। इंसेलबर्ग की बात करें तो ये हिमनद से बनता है, ये गलत है। यानी कि इसका विकल्प सी सही है कि ये युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कि 13 का विकल्प सी ये सही है, इंसेलबर्ग हिमनद। तो इंसेलबर्ग की बात करें तो इसको पवन द्वारा निर्मित स्थल रूप है ये। और उसके बाद मोरेन की बात करें तो ये हिमनद से बनता है, ये बिल्कुल सही है। यानी कि 13 का विकल्प, क्वेश्चन नंबर 13 का विकल्प सी सही आंसर है। अब नेक्स्ट बात, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये पूछता है कि स्ट्राम्बोली क्या है। तो स्ट्राम्बोली जो है ये एक जागृत ज्वालामुखी है जो कि भूमध्य सागर में स्थित है, सिसिली द्वीप के दक्षिण, जी हाँ, दक्षिण पश्चिम की तरफ, सिसिली द्वीप के दक्षिण पश्चिम की तरफ स्थित है ये स्ट्राम्बोली। और स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है और ये एक जागृत किस्म का ज्वालामुखी है, यानी कि इसका सही विकल्प बी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। विकल्प है ए 1980, बी 1974 और सी 1981, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है 1974 कि किस वर्ष लागू किया गया। एक्चुअली देखिए हुआ क्या था कि 23 मार्च 1974 को लागू हुआ था ये, और ये पारित हुआ और उसी दिन लागू कर दिया गया था इसको। तो विकल्प बी सही है इसका। और 1981 की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी ध्यान दीजिएगा, सवाल यह है कि जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। पारित किया गया नहीं पूछा है, बल्कि पूछा गया लागू किया गया। तो इसका सही विकल्प है 1974, यानी कि बी ऑप्शन। असल में हुआ ये था कि 23 मार्च 1974 के दिन ये पारित हुआ और उसी दिन लागू कर दिया गया था। ठीक है, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम को वर्ष 1974 में, जिसका सही विकल्प हो जाएगा बी। और 1980 में से कुछ हुआ नहीं था, कोई अधिनियम बना नहीं था। और वर्ष 1981 की बात करें तो वर्ष 1981 में एक अधिनियम बना था, वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम, जो कि 29 मार्च 1981 को पारित हुआ था और 16 मई 1981 से लागू। तो ये जो वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 बना था, ये भी 1981 में ही पारित हो गया था, सॉरी लागू हो गया था, पारित तो हुआ ही था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितनी है। तो इसका सही विकल्प है, ये तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, हालांकि अभी तो हो नहीं पा रहा है 2021 वाला, क्योंकि ये कोरोना आउटब्रेक चल रहा है। बहरहाल इसका सही विकल्प है आंसर सी 382। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछते हैं कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो लिपुलेख उत्तराखंड, आपको नहीं पता, चलो ठीक है जान दो यार, है ना, छोड़ते हैं इसको। फिर नाथुला, तो ये थोड़ी सा पता नहीं है, नाथुला अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, बल्कि कहाँ है ये सिक्किम में है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। तो चीज़ यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि नहीं भाई ये गलत है और यहीं पे अपना विकल्प सही है। तो इसका विकल्प बी सही है, नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। असल में नाथुला दर्रा कहाँ, ये सिक्किम में स्थापित है। और रोहतांग हिमाचल प्रदेश सही है, और पालघाट केरल में है, ये सही है। तो इसका विकल्प बी जो है सही विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट है संप्राय मैदान संबंधित है, वायु से, भूमिगत जल से, हिमनद से, नदी से। तो संप्राय मैदान कहाँ मिलते हैं, जहाँ पे नदी होती है वहाँ मिलती है, क्योंकि नदी घाटी में तो भैया घाटी मिलेंगे, मैदान कम मिलेंगे। तो संप्राय मैदान संबंधित होते हैं नदी से, तो इसका सही विकल्प है डी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है। टोडा जनजाति है जो कि कहाँ पाई जाती है, तमिलनाडु में पाई जाती है। तो तमिलनाडु, फिर इसमें क्या विकल्प होगा, नीलगिरी पहाड़ी। इसका यानी कि विकल्प सी सही है,
ठीक है, 19 का विकल्प सी। और ये जो जौनसार पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे जौनसार जनजाति पाए जाते हैं, जो कि देहरादून ज़िले का एक गांव है, जो जौनसार बावर में। इसके अलावा गारो जनजाति की बात करें तो ये गारो पहाड़ी पाई जाती हैं, और इस पहाड़ी में मेघालय के 3 ज़िले शामिल हैं, जिसमें पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी गारो कहा जाता है। तो इसका सही विकल्प है टोडा जनजाति। कहाँ पाई जाती है भैया? नीलगिरी पहाड़ियों में टोडा जनजाति पाई जाती हैं। और नेक्स्ट बढ़ते हैं कि रास तनूरा तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? तो ये रास तनूरा तेल शोधनशाला सऊदी अरब में स्थित है, क्योंकि कुछ उस समय क्राइसिस हो गया था, कुछ मुद्दे डिस्टर्ब हो गए थे, इसलिए इसका पूछ दिया था। तो ये सऊदी अरब में स्थित है, और वर्ष 2020-21 में भी सऊदी अरब के साथ तेल के मामले पर कुछ दिक्कत है, तो सवाल पूछ सकता है भूगोल से संबंधित या फिर करेंट अफेयर से संबंधित अरब के साथ, ठीक है। तो इसका सही विकल्प है रास तनूरा तेल शोधनशाला सऊदी अरब में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में केवल एक राज्य में फैली है? तो यहाँ पे विकल्प दिया हुआ है अरावली, सतपुड़ा, अजंता, सह्याद्री। तो यहाँ पे आपको मतलब थोड़ी सी लगा सकते हैं आप, अरावली थोड़ी बड़ा है तो एक राज्य में तो नहीं फैला होगा। सतपुड़ा की बात करें तो ये भी एक राज्य में नहीं फैला होगा। अजंता की बात करें, आपने नहीं मतलब कभी कभी मतलब ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ा है तो आदमी अजंता से आपको क्या याद आता है? अजंता एलोरा की गुफाएं। तो ये बिल्कुल वही है जो महाराष्ट्र में स्थित है, और यही वो पहाड़ी है जो कि भारत में सिर्फ एक राज्य में फैली है। सह्याद्री ये तो भैया 5-6 राज्य में फैली है, मतलब गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक, जिसमें कर्नाटक भी शामिल है। तो इसका सही विकल्प है सी, अजंता। अब हम थोड़े से अरावली की बात कर लें तो ये दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात 4 राज्यों में फैली है। सतपुड़ा की बात करें तो ये 3 में है, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। सह्याद्री की बात करें तो 6 राज्यों में फैली है ये, है ना। इसको पश्चिमी घाट कहते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। और अजंता की बात करें तो ये उत्तर मध्य महाराष्ट्र, यानी कि वही अजंता एलोरा, है ना, वहीं की बात हो रही है। तो ये सिर्फ महाराष्ट्र में अवस्थित है अजंता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विकल्प है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अगर ना भी पढ़ा हो तो चलो ठीक है, देखते हैं। नेक्स्ट, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जिसको एजेंडा 21 कहा जाता है, ये वर्ष 1992 में हुआ था पृथ्वी सम्मेलन। चलिए ठीक है, ये तो आपको पता है। +5 हो जाएगा, तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 97 में हुआ था, ये भी सही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, है ना, कार्बन व्यापार। तो कार्बन व्यापार के बारे में नहीं पढ़ा होगा आपने। प्रोटोकॉल तो पढ़ा होगा आपने, जो कि ओजोन लेयर डिफ्लीट मतलब ओजोन संरक्षण से संबंधित था। तो जब ओजोन से था तो कार्बन व्यापार हो ही नहीं सकता, है ना। तो ये बिल्कुल गलत है, यानी कि 85 का डी विकल्प है जो सही है, यानी कि ऐसा हुआ ही नहीं था। बल्कि कार्बन व्यापार की बात करें तो ये क्योटो प्रोटोकॉल जो सन 1997 में हुआ था, उसमें कार्बन व्यापार का कॉन्सेप्ट आया था। तो सही विकल्प है इसका डी, 85 का डी विकल्प सही है। अब बढ़ते हैं हम आगे वर्ष 2018 की तरफ, जिसमें से 18 क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र मरुस्थल है? विकल्प है सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, असम क्षेत्र और मध्य भारत क्षेत्र। तो देखिए, मरुस्थल की बात करें तो सिंधु क्षेत्र ही मरुस्थल है, क्योंकि अगर हम गंगा क्षेत्र की बात करें तो गंगा मैदान है, और असम क्षेत्र ये भी मैदान और घाटी दोनों है। और मध्य भारत के क्षेत्र बात करें तो ये तो ये पठारी इलाका है, लेकिन अगर हम मरुस्थलीय भाग की बात करें तो सिंधु क्षेत्र है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो होगा सिंधु क्षेत्र, यानी कि विकल्प ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 20 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? ऐसा कोई बेहतरीन चीज़ नहीं है, मतलब कोई ख़ास नहीं है। 5 जून को बात करें तो 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 3 मार्च को कुछ नहीं मनाया जाता, मतलब कुछ खास ऐसा है नहीं। तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिए कि 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस भी मनाया जाता है।
तो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। विकल्प सी सही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो यहाँ पे जो विकल्प है ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, सिंधु। तो ब्रह्मपुत्र नदी लंबा है लेकिन भारत की सबसे बड़ी नहीं है ना। तो भारत की सबसे लंबी नदी पूछ रहा है तो वो इसका सही विकल्प है गंगा, बी। और सेकेंड, भारत की दूसरी लंबी नदी गोदावरी जो कि 1465 किलोमीटर की है, और गंगा नदी की बात करें तो 2525 किलोमीटर। तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, बी विकल्प। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी इनमें से कौन सी है? तो नीलगिरी ये दक्षिणतम नहीं है, अन्नामलाई ये भी दक्षिणतम नहीं है, यानी कि दक्षिण में है लेकिन बिल्कुल अंतिम दक्षिण नहीं है। कड़रमम की पहाड़ी, जी हाँ, तो ये पहाड़ी है भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी और इसे इलायची पर्वत भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इलायची पर्वत इसलिए क्योंकि यहाँ पे इलायची की पैदावार बेहतरीन ढंग से होती है, इसलिए कार्डमम पर्वत श्रेणी को इलायची पर्वत भी कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है? तो यहाँ पे विकल्प दिया हुआ है मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही विकल्प है उत्तर प्रदेश, जो कुल 9 राज्यों को छूता है देश के, और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ इसकी सीमा लगी हुई है। तो सबसे ज़्यादा राज्यों को सीमाओं को छूने वाला राज्य उत्तर प्रदेश, यानी कि विकल्प डी सही है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश 5 राज्यों से अपनी सीमा बनाता है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक ही 5 राज्यों से बनाता है, जबकि आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश भी वर्तमान समय में 5 राज्यों से सीमा अपनी साझा करती है। तो इसका सही विकल्प है डी, उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि भारत की दूसरा बड़ा नदी बेसिन कौन सी है? तो अब जैसे कि दूसरी बड़ी नदी कौन सी है देश की? गोदावरी है, तो वही उसी का नदी बेसिन सेकेंड होगा, है ना। तो इसका विकल्प गोदावरी, यहाँ सी में है, यानी कि इसका सी विकल्प सही है, गोदावरी बेसिन। गोदावरी बेसिन की बात करें तो 3,12,812 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है इसका पूरा एरिया। और नर्मदा बेसिन की बात करें तो 93,180 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और कावेरी बेसिन की बात करें तो 81,155 वर्ग किलोमीटर में इसका बेसिन फैला हुआ है। तो गोदावरी नदी बेसिन भारत की दूसरी बड़ी नदी बेसिन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि पाक जलडमरू किन के मध्य स्थित है? तो पाक जलडमरू भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। और नेक्स्ट है कि ITCZ यानी कि इंटर ट्रॉपिकल कंजर्वेशन जोन्स, ये क्या है? ये जो वायुदाब पेटी है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये भूमध्य रेखा पर स्थित है। तो इसका विकल्प क्या होगा सही? डी विकल्प सही है इसका। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि जो कान्हा नेशनल पार्क है ये क्यों प्रसिद्ध है? विकल्प ए है शेरों के लिए, विकल्प बी है गायों के लिए, और विकल्प सी है हाथियों के लिए, और विकल्प डी है बाघों के लिए। तो क्यों है ये? इसका विकल्प क्या है? टाइगर के लिए फेमस है कान्हा नेशनल पार्क, यानी कि इसका विकल्प डी सही है। तो कान्हा नेशनल पार्क की अगर हम थोड़ी सी बात कर लें तो ये मंडला और बालाघाट ज़िले में स्थित है। इसके अलावा ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, और सन 1973 में इसको टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया था, इसीलिए ये प्रसिद्ध है। और कान्हा टाइगर रिजर्व की हम बात करें तो ये पहला ऐसा टाइगर रिजर्व है जिसने अपना शुभंकर लॉन्च किया था, जिसका नाम भूरा सॉरी जिस शुभंकर का नाम यानी मस्कट जिसका नाम है भूर सिंह द बारासिंगा को घोषित किया था। भूर सिंह द बारासिंगा को अपना मस्कट ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ने घोषित किया था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि नेपा नगर का संबंध किस उद्योग से है? खाद्य, अखबारी कागज़, चीनी, यूनिवर्स। तो इसका सही विकल्प है बी, अखबारी कागज़ ने, यानी कि नेपा नगर का संबंध अखबारी कागज़ उद्योग से है। और नेपा नगर के बारे में अक्सर कुछ सवाल पूछे जाते हैं। तो एक चीज़ ये कि नेपा नगर किस ज़िला में स्थित है? तो भैया नेपा नगर जो है बुरहानपुर ज़िला में स्थित है। इसके अलावा नेपा नगर का जो अखबारी कागज़ उद्योग है ये चांदनी ताप विद्युत गृह से बिजली लेता है। ठीक है, तो ये भी कभी कभी पूछ देता है कि नेपा नगर का जो अखबारी कागज़ उद्योग है वो किससे बिजली लेता है? तो वो बिजली ग्रहण करता है चांदनी विद्युत गृह से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो है कि मध्य प्रदेश के निम्न में से कौन
निम्न स्थानों में से कौन सा एक 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर या उसके निकटतम स्थित है? तो इसका सही विकल्प है ए जबलपुर। ये लगभग 80 डिग्री पूर्वी देशांतर के बिल्कुल आसपास ही स्थित है। जबकि रीवा की बात करें तो ये थोड़ी सी अलग हो जाता है। और पन्ना और कटनी, मतलब कटनी थोड़ी समीप ही है, लेकिन ज़्यादा पास इसमें इन ऑप्शनों में जबलपुर सबसे करीब है। बाकी आप इसका मैप देख लेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो वो है कि मध्य प्रदेश की निम्न में से कौन सी घाटी भ्रंश घाटी नहीं है? सोन घाटी, नर्मदा घाटी, ताप्ती घाटी, चंबल घाटी। तो इसका सही विकल्प है डी चंबल घाटी। ये भ्रंश घाटी नहीं है। यानी कि इस सवाल का जो सही विकल्प है वो है डी चंबल घाटी। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ स्थित है। तो इसका ए और बी दोनों विकल्प सही है, क्योंकि सतपुड़ा श्रेणी में स्थित है और महादेव श्रेणी में। एक्चुअली क्या है कि सतपुड़ा श्रेणी में महादेव श्रेणी है और महादेव श्रेणी में धूपगढ़ शिखर स्थित है। तो इसका आयोग ने पता नहीं क्या विकल्प दिया था, नहीं पता, लेकिन इसका ए और बी दोनों सही है, लेकिन ज़्यादा करीब यहाँ पे इस मामले में महादेव श्रेणी है। ठीक है, क्योंकि सतपुड़ा श्रेणी के सतपुड़ा पर्वतमाला के महादेव श्रेणी में धूपगढ़ पर्वत स्थित है। तो इसका विकल्प बी सही है नंबर 1, और नंबर 2 पे ए भी सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि निम्न में से कौन सी नदी चंबल नदी में नहीं मिलती है ना। तो चंबल नदी के उद्गम की अगर हम बात करें तो चंबल नदी कहाँ निकलती है? इंदौर से निकलती है और राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर बनाते हुए यूपी तक पहुँचती है और वहाँ जाके यमुना नदी में मिल जाती है हमीरपुर में, यानी इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। अब देखिए चंबल नदी की सहायक नदी या इस नदी में कौन नहीं मिलता है? तो इस नदी में जो है बेतवा नदी नहीं मिलता है चंबल नदी में, क्योंकि बेतवा नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? रायसेन से निकलती है, और हालांकि ये भी जाके यमुना में ही मिलती है केन के साथ मिलकर, पर ये डायरेक्ट चंबल नदी में नहीं मिलती। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा? सी बेतवा नदी। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला गुजरात और राजस्थान दोनों राज्यों की सीमाओं को छूता है? विकल्प है ए झाबुआ, बी अलीराजपुर, सी रतलाम, डी मंदसौर। तो इसका सही विकल्प है ए झाबुआ जिला। तो जो मध्य प्रदेश का झाबुआ जिला है ये गुजरात और राजस्थान की सीमाओं को छूता है। हालांकि वैसे अगर धुंधला याद हो तो आपको अलीराजपुर भी सही लगता होगा, लेकिन अलीराजपुर ज़िले की अगर हम बात करें तो ये गुजरात और महाराष्ट्र की सीमाओं से लगा हुआ है मध्य प्रदेश के साथ। मध्य प्रदेश का तो है ही, गुजरात और राजस्थान की सीमा को भी ये, सॉरी, गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा को छूता है ये अलीराजपुर ज़िला। तो इसका सही विकल्प कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला गुजरात और राजस्थान राज्यों की सीमाओं को छूता है, ए विकल्प झाबुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो मध्य प्रदेश की जलवायु आपको पता होना चाहिए, मानसूनी है। तो डी विकल्प है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मलाज खंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? तो मलाज खंड बालाघाट में स्थित है और ये तांबा के उत्पादन से संबंधित है। तो यहाँ पे विकल्प बी है, इसका विकल्प बी सही है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजाति जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है? इस क्वेश्चन को हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि ये अपने भूगोल, मतलब इस भूगोल, हालांकि भूगोल में शामिल है पर हमने इसको हमने शामिल नहीं किया है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि निम्न में से मध्य प्रदेश के किस जिले का लिंगानुपात 1000 से अधिक है? यहाँ पे विकल्प दिए हुए हैं अनूपपुर, बुरहानपुर, इंदौर, डिंडौरी। तो यहाँ पे जो लिंगानुपात है 1000 से अधिक, वो है डिंडौरी का, जो कि 1002 है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी। अब हम आगे बढ़ते हैं और वर्ष 2019 के भूगोल के सवालों की तरफ। तो वर्ष 2019 में 15 सवाल आए थे भूगोल से। तो क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो जी हाँ, तो पहला क्वेश्चन ये है कि सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर, किधर? पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो यहाँ आपको कुछ नहीं करना, थोड़ी सी याद रखना है कि जिसमें कि क्या है, बड़वानी की पहाड़ियाँ, महादेव श्रेणी, मेकल श्रेणी, ठीक है, महादेव, बहुत सारे विकल्प हैं। आपको याद रखना है कि मेकल श्रेणी क्या है, बिल्कुल
पूर्व में है। ठीक है, और यहाँ पूछ क्या रहा है, पश्चिम से पूर्व। मेकल क्या है, बिल्कुल पूर्व की ओर है मेकल श्रेणी, जहाँ पे अमरकंटक पठार है, यानी कि जहाँ से नर्मदा नदी, सोन नदी, ये बिल्कुल पूर्व की ओर। महादेव श्रेणी की बात करें तो ये कहाँ है, होशंगाबाद जिले में, मैं लगभग की बात कर रहा हूँ। तो दो विकल्प, मतलब दो चीज़ इसमें बिल्कुल सही है कि पहले महादेव श्रेणी है, उसके बाद मेकल श्रेणी है। अब चूंकि इन तीनों विकल्प में परवाणी की पहाड़ियाँ सब जगह दे रहा है ना, और आपको दो चीज़ कंफर्म है कि जो मेकल मेकल श्रेणी है ये बिल्कुल पूर्व में है, और ये महादेव श्रेणी है ये कहाँ है, मध्य में स्थित है। तो परवानी की पहाड़ियाँ पूर्व तरफ निश्चित होंगी। मतलब अगर आपको याद करने का मतलब एक चीज़ भी अगर आपको याद है तो दिक्कत नहीं होगा। तो इसका जो सही विकल्प है कि सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो इसका सही विकल्प है ए, यानी कि सबसे पश्चिम की तरफ बड़वानी की पहाड़ियाँ हैं, उसके बाद महादेव श्रेणी है मध्य में, उसके बाद पूर्व की तरफ मेकल श्रेणी है। तो इसका बिल्कुल सही विकल्प है ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि ये पूछा कि किस नदी की घाटी गहरी खड्ड भूमि के लिए विख्यात है। तो इसका सही जवाब आपको पता होगा, चंबल, क्योंकि यही इसे भी मतलब बीहड़ के लिए प्रसिद्ध है, जिसे बेडलैंड कहा जाता है। तो चंबल नदी जो है ये गहरी खड्ड भूमि के लिए विख्यात है। तो इसका सही विकल्प है सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा नहीं छूती। यहाँ पे विकल्प है राजस्थान, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र। तो यहाँ पे विकल्प देखिए, राजस्थान से टच करता है, गुजरात से टच करता है, झारखंड से और बिहार से टच नहीं करता है, बल्कि बीच में यूपी आ जाता है। वो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब छत्तीसगढ़ नहीं था और झारखंड नहीं था तब ये बिहार को टच किया करता था, पर वर्तमान में मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार को टच नहीं करता, बल्कि यूपी को टच करता है केवल, है ना। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, सी। और झारखंड को झारखंड बोलता हूँ, महाराष्ट्र को टच करता है ये। तो इसका सही विकल्प है झारखंड, सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय के किस भूभाग पर करेवा आकृति पाई जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए है उत्तर पूर्वी हिमालय, बी है पूर्वी हिमालय, सी है हिमाचल उत्तराखंड हिमालय, और इसका डी है काश्मीर हिमालय। तो इसका सही विकल्प है डी, यानी हिमालय के काश्मीर हिमालय पर करेवा भू आकृति पाई जाती है। इसका सही विकल्प है डी, काश्मीर हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो पहले में सूची वन है, दूसरे में सूची टू। तो सूची वन में खनन क्षेत्र को बताया गया है, और सूची टू में खनिज संपत्ति को बताया गया है। कालाहांडी, चलिए ठीक है, नहीं पता हमको क्या है। जावर, नहीं पता हमको क्या है। कोलार, नहीं पता हमको क्या है। मूसाबनी, नहीं पता हमको क्या है। अभी खनिज संपत्ति का दिया गया है सोना, तांबा, बॉक्साइट, जस्ता और सीसा। तो थोड़ी सी अगर दिमाग दे आपको तो आपने एक पिक्चर देखी होगी 2018 या 1918 में देखा होगा आप, है ना। कोलार गोल्ड फील्ड मूवी आई थी। तो कोलार जो वो मूवी है कहाँ के बारे में, वो कर्नाटक के बारे में बता रहा है। तो कोलार गोल्ड फील्ड आपको, मतलब ये चीज़ बिल्कुल सही है। कोलार एक भोपाल में है, छोटा सा जगह है, और एक डैम भी है कोलार डैम। लेकिन यहाँ पे कोलार की बात की जा रही है व्यापक स्तर पे, तो कोलार डैम जो कोलार फील्ड है, गोल्ड फील्ड है एक्चुअली में, ये कर्नाटका में है। तो यहाँ पे एक दिखा है ना सोने का लिख रहा है विकल्प, हाँ। तो तीन का क्या है, कोलार का सोना हो जाएगा। तो आपको देखिए जो तीन है, तीन नंबर का सिर्फ एक ही विकल्प दिखा रहा है, जो सी है वो सही दिखा रहा है। मतलब क्या है कि आप अगर एक चीज़ आपका इसमें बिल्कुल सही तरीके से बन रहा है तो आप उसको चीज़ को बिल्कुल, आप उससे विचलित मत होइए, उसको सही कर डालिए। तो इसका क्या है, जो कुलार है सोना से संबंधित है, तो सी विकल्प सही दिखा रहा है। इसका विकल्प सी बिल्कुल सही है, और आपको यही टिक करना है। यानी कि पहला क्या है, कालाहांडी। तो कालाहांडी में क्या मिलता है, बॉक्साइट। और कालाहांडी क्षेत्र कहाँ है, ये उड़ीसा में है। ठीक है। इसके बाद जावर की बात करें, जावर का विकल्प क्या दिखा रहा है, दो का चार, जस्ता और सीसा। तो ये कहाँ है जावर, ये राजस्थान में एक इलाका है। और कोलार की बात करें तो कोलार कर्नाटक में है। नेक्स्ट मूसाबनी की बात करें तो मूसाबनी क्या दिखा रहा है, अब मूसाबनी दिखा रहा है तांबा, और ये कहाँ है, झारखंड में ये जगह स्थित है। तो मतलब ऐसी चीज़ कभी कभी एक एक चीज़ आपको बिल्कुल सही तरीके से आता हो तो आप इस चीज़ को सही कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी ये ध्यान रखना है आपको। जैसे मैंने कहा कि मुझे सिर्फ कोलार पता था, मैं वाकई में जब मैंने इसको पेपर को दिया था 2019 में, तो मुझे सिर्फ कोलार के बारे में पता था और मूसाबनी पता था, क्योंकि मैं वहाँ घूमने गया था। तो ये पता था मुझे, लेकिन ज़्यादा
पता था किसके बारे में, कोलार के बारे में। तो जब कोलार के लिए वाले बिल्कुल सॉलिड गोल्स को मैंने सही किया और सही हुआ था ये। खैर आगे बढ़ते हैं। इसका सही विकल्प क्या होगा? विकल्प सी, यानी कि पहले का 3, दूसरे का 4, तीसरे का 1 और चौथे का 2, यानी कि 47 का सी सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? वन्यजीव अभ्यारण्य और राज्य। तो विकल्प है मुकाम्बिका का वन्यजीव अभ्यारण्य, तो मुकाम्बिका वन्यजीव अभ्यारण्य ये कर्नाटक में स्थित है। डालमा वन्यजीव अभ्यारण्य तो ये कर्नाटक में स्थित है। नैयर वन्यजीव अभ्यारण्य तो छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं, क्योंकि नैयर की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में से कुछ हो नहीं सकता, मतलब छत्तीसगढ़ में नैयर संप्रदाय पाई नहीं जाती है ना। अब नैयर एक समुदाय भी है तो नहीं पाया जाता, तो इसलिए नहीं होगा। कोटी गांव की बात करें तो ये कोटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा में स्थित है। और नैयर वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो ये केरल में स्थित है। इसका सही विकल्प क्या होगा? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का सी विकल्प, यानी कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सी नैयर सही नहीं है, जो कि छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि केरल में स्थित है, तो इसका विकल्प सी सही है। इसके बाद नेक्स्ट है कि स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिम गलियारा निम्नलिखित में से किन केंद्रों को जोड़ती है? जो गोल्डन ट्रायंगल को उसका पूर्वी पश्चिम गलियारा, पूर्वी पश्चिम उत्तर दक्षिण है ना, तो पूर्वी पश्चिम किनको किनको जोड़ता है? विकल्प है ए सिलचर एवं पोरबंदर, बी गुवाहाटी एवं अहमदाबाद, सी है कांडला एवं तिनसुकिया और डी है ईटानगर एवं जामनगर। तो ध्यान दीजिएगा कि जो स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिम गलियारा है ये गुजरात और असम को जोड़ता है, पहला चीज़। अब गुजरात को जोड़ता है तो गुजरात पोरबंदर हो गया, ठीक है। और असम को जोड़ता है तो असम में क्या है? यहाँ पे गुवाहाटी नहीं बल्कि सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है। ये तो 50 का क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है, यानी कि ये है। इसका सही विकल्प है ए सिलचर एवं पोरबंदर। और सिलचर एवं पोरबंदर जो ये है पूर्व पश्चिम गलियारा, इसे NH-27 कहा जाता है। और ये देश में सिंगल ऐसी लाइन है जो सबसे बड़ी लाइन है, मतलब इसकी लंबाई है 4112 किलोमीटर है। इससे पहले बहुत सारे जगहों पे 3700 कुछ दिखा रहा है, सेकंड बता रहा है, पर 2018 में जब इसको अपडेट किया गया तो ध्यान दीजिएगा ये 4112 किलोमीटर है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। NH-27 भारत में सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है और यही पूर्वी पश्चिम गलियारा है NH-27। और अगर हम ये पूर्वी पश्चिम की बात हो गई, अब हम उत्तर दक्षिण गलियारा की बात कर लें तो NH-44 जो कि जम्मू कश्मीर को केरला से जोड़ती है, यानी कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जो रास्ता जाती है उसे उत्तर दक्षिण गलियारा कहा जाता है और NH-44 है वो, और उसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन कि औद्योगिक विकास केंद्र बानमौर मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो औद्योगिक विकास केंद्र बानमौर मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो विकल्प पहला है मुरैना, बी है भिंड, सी है शिवपुरी, डी है गुना। तो इसका सही विकल्प है ए मुरैना जिला। तो मुरैना जिला में बानमौर विकास केंद्र स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सवाल ये है कि मध्य प्रदेश के निम्न शहरों में से किसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो सवाल पूछा है ये शहरों के बारे में पूछा है, ना कि जिलों के बारे में। तो यहाँ पे जो अपना भोपाल है, भोपाल शहर, तो इसकी आबादी 10 लाख से अधिक है, तो ये नहीं होगा। उज्जैन, इसकी आबादी 10 लाख से कम है, कंफर्म है। तो ये 2011 का पूछ रहा है, 2011 की जनगणना के आंकड़े के अनुसार। तो इसका विकल्प जो है बी उज्जैन है, ठीक है। और इसके बाद ग्वालियर, तो यहाँ की भी आबादी 10 लाख से अधिक है। और जबलपुर की आबादी भी 10 लाख से अधिक है, जबलपुर शहर की आबादी, ठीक है। अब हम थोड़ी थोड़ी बात कर लें कि भोपाल शहर की आबादी कितनी है। तो भोपाल शहर की जो आबादी है पूरी सिटी भोपाल की 17,98,218 वर्ष 2011 के जनगणना आंकड़ों के अनुसार इतना है। और उज्जैन शहर की बात करें तो उज्जैन शहर की जो आबादी है वो है 5,15,215 व्यक्ति। और ग्वालियर शहर की अगर हम बात करें तो ग्वालियर शहर की आबादी है 10,69,276 व्यक्ति। और जबलपुर की बात करें तो 10,81,677 व्यक्ति शहर में थे। ये शहर की आबादी हो गई है ना। और ज़िले की हम बात करें तो ज़िले में आबादी थोड़ी ज़्यादा है। जैसे उज्जैन ज़िले की कुल आबादी 19,86,800
64 है और भोपाल ज़िले की 23,78,458 है। ये वर्ष 2011 के आंकड़े हैं। ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर ज़िले का आंकड़ा 20,32,036 पुरुष और महिला दोनों मौजूद हैं और जबलपुर में 24,63,289 व्यक्ति हैं 2011 के आंकड़ों के अनुसार। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सी गैस का योगदान अधिकतम है। यहाँ पे विकल्प है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन। यहाँ पूछ रहा है किसके बारे में, वैश्विक ताप, ग्लोबल वार्मिंग। तो इसका सही विकल्प है ए, कार्बन डाइऑक्साइड, ए विकल्प। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची ए को सूची बी से मिलाइए और सूची ए में प्राकृतिक आपदा के बारे में बताया गया है और सूची 2 में प्रभावित क्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो सूची 1 में है कि बाढ़, भूकंप, सूखा, सुनामी और विकल्प है हिमालय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश व बिहार के मैदान, पश्चिम व मध्य भारत के क्षेत्र, भारत का दक्षिणी तटीय क्षेत्र। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाढ़ की अगर हम बात करें तो बाढ़ कहाँ आएगा, मैदानी इलाकों में, सिंपल सा है। तो ये उत्तर प्रदेश व बिहार का मैदान, तो ए का हो जाएगा, एक का मतलब ए का 2 आंसर, उत्तर प्रदेश व बिहार का मैदान। भूकंप की अगर हम बात करें तो भूकंप ऐसे जगहों में आता है जो जगह स्थिर नहीं हो, जैसे कि हिमालय क्षेत्र, क्योंकि हिमालय जो है नवीन वलित पर्वत है। तो भूकंप की बात करें तो हिमालय क्षेत्र से है इसमें विकल्प। तो 2 का 1 हो जाएगा, भूकंप हिमालय क्षेत्र। तो 2, 1 का 2, 2 का 1 सही है। और तीसरा क्या है, सूखा क्षेत्र। तो सूखा कहाँ आएगा, पश्चिम व मध्य भारत का क्षेत्र में सूखा आ रहा है। महाराष्ट्र की तरफ की बात करें तो वहाँ सूखा अक्सर पड़ता ही रहता है, क्योंकि आपने बहुत बार सुना होगा कि मतलब वहाँ किसानों ने आत्महत्या कर ली लोन वगैरह की वजह से, क्योंकि बारिश नहीं हुआ या फिर कुछ भी दिक्कत होता है तो इस सूखा की वजह से ही दिक्कत होता है। तो सूखा कहाँ है, पश्चिम व मध्य भारत का क्षेत्र संबंधित है उससे। नेक्स्ट जो है सुनामी की बात करें तो भारत का दक्षिणी तटीय क्षेत्र इससे प्रभावित होता है। सुनामी की बात करें वर्ष 2014 में आया था, बड़ा खतरनाक सुनामी आया था, है ना। तो अब इस हिसाब से जो इसका सही विकल्प है उसका विकल्प हो जाएगा ए, इसमें सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा समूहन सही नहीं है। पहला है टेलीग्राफ पठार, तो हिंद महासागर। इसके बाद कोको कटक प्रशांत महासागर, वेल्विस कटक अंध महासागर और अगुलहास बेसिन हिंद महासागर। तो इसका दूसरा तीसरा सही, ये पहला गलत है। टेलीग्राफ पठार की बात करें तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, तो यहाँ पे ए विकल्प इसका सही जवाब है, यानी कि सही नहीं है। 99 का ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है। कपिलधारा, भालकुंड, दुग्धधारा, भेड़ाघाट। तो कपिलधारा, दुग्धधारा, भेड़ाघाट ये सभी किस पे हैं, नर्मदा नदी पे हैं, जिसमें भेड़ाघाट जलप्रपात जबलपुर में स्थित है और कपिलधारा और दूधधारा ये दोनों अमरकंटक में ही स्थित हैं। और भालकुंड की बात करें तो भालकुंड सागर में स्थित है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है, यानी बढ़ता हुआ क्रम क्या है। तो इसका सही जवाब है नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। बांग्लादेश सबसे ज़्यादा, उसके बाद सेकंड नंबर पे चीन है, थर्ड नंबर पे पाकिस्तान है, फोर्थ नंबर पे नेपाल है। तो चूँकि इसको हमको आरोही क्रम में करना है तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। तो ये था एमपीएससी के वर्ष 2015 से 2019 तक आए हुए भूगोल विषय के प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मध्य प्रदेश पीएससी के 2015 से 2019 तक के कंप्यूटर आधारित जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको कवर करेंगे। तब तक इंतज़ार करें। नमस्कार और घर पे रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।